नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और बहुत बच्चों की मेरे से ये शिकायत थी बेसिकली कि मैंने एमए इन साइकोलॉजी की हर चीज डाली हुई है अपने पेज पे। ठीक है, असाइनमेंट्स डाले हुए हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स डाली हुई हैं, उसके अलावा इंटर्नशिप रिपोर्ट भी डाली हुई है, और अपनी डेमो क्लासेस भी डाली हुई है कि जिन बच्चों को बेसिकली क्रैश कोर्स करना है वो कैसे कर सकते हैं, या जिन बच्चों के एग्जाम है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वहां पे नोट्स भी डाले हुए हैं, मतलब कि क्लास डाली हुई है जिसमें फुल फ्लेज आपका कोर्स है। ठीक है, आपको वो पढ़ने के लिए मिल जाता है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये कॉल करके बोल रहे हैं कि मैम आपने सब कुछ डाला हुआ है लेकिन प्रोजेक्ट क्यों नहीं डाला हुआ आपने, सिनॉप्सिस डालो, प्रोजेक्ट डालो। तो उसके बारे में बेसिकली आज की क्लास है हमारी। मैंने सोचा कि चलो ये शिकायत भी दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले आज मैं बेसिकली हाजिर हूँ स्नॉप्सिस लेके, जो कि हमारा कोड है MPCE 016026 एंड 036। ठीक है, जो लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी के हैं, बेसिकली यहाँ पे मैं अपनी स्नॉप्सिस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है उनका कोड है 016, और जिन लोगों की बेसिकली काउंसलिंग में है उनका 026 है, और जिन लोगों ने बेसिकली अपना इंडस्ट्रियल में किया है उनका कोड है बेसिकली 036। ठीक है, तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्नॉप्सिस आपको कैसे बनानी होती है, उसका फॉर्मेट किस टाइप का होता है। तो एक थोड़ी सी वीडियो मैंने डाली भी थी कि स्नॉप्सिस किस टाइप से बनाते हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ बेसिकली कि मैंने स्नॉप्सिस कैसे बनाई थी अपनी। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आपका टाइटल पेज होता है, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ ताकि ये पूरी पेज की पिक्चर आपको थोड़ा सा मतलब कि आइडिया हो जाए। ठीक है, आई होप अब आपको नजर आ रहा होगा क्लियर पिक्चर में। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा जूम करके इतना ठीक रहेगा आई थिंक, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो इसके अंदर बेसिकली क्या है आपका। फर्स्ट आपने जब सिनॉप्सिस आप सबमिट करने चाहते हैं ना, सिनॉप्सिस बेसिकली क्या होता है, सिनॉप्सिस एक प्रपोजल होता है कि आप किस चीज पे प्रोजेक्ट करना चाहते हो, उसका एक प्रपोजल आपको सबमिट करना होता है इग्नू के अंदर कि इस चीज पे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप सिनॉप्सिस सबमिट करते हो इग्नू के अंदर। सिनॉप्सिस की अप्रूवल आ जाती है कि हाँ आप इस चीज पे रिसर्च कर सकते हो, ओके है, देन आप प्रोजेक्ट पे डिजर्शन पे अपना काम करते हो। ठीक है, अब सिनॉप्सिस की बारी आती है। सिनॉप्सिस सबसे पहले जो प्रपोजल होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या कंटेंट होता है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे आप जो टाइटल पेज होगा या कवर पेज होगा उस पे आप लिखोगे इग्नू द यूनिवर्सिटी। ये आपको कहीं से भी गूगल पे इमेज मिल जाएगी जिसको आप क्रॉप करके लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने भी क्रॉप करके लगाया हुआ है, ठीक है, पेस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले कि हम इग्नू के मतलब स्टूडेंट्स हैं, तो वो यहाँ पे एक लोगो जो इग्नू का है वो आप लगा सकते हो। सेकंड, कोर्स कोड क्या रहेगा आपका, जैसे कि मेरा MAPC कोर्स कोड है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर रही हूँ, इसमें मैंने ब्लैक ब्रैकेट में लिखा है क्लिनिकल साइकोलॉजी। आप काउंसलिंग के तो काउंसलिंग साइकोलॉजी लिख सकते हो, अदरवाइज इंडस्ट्रियल के हो तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। देन आप बड़ा बड़ा लिखोगे कि सिनॉप्सिस है हमारी यहाँ पे, और MPC 016 मेरा कोड है, 026 कोड है, या 036 कोड है। फिर आपका टाइटल क्या है सिनॉप्सिस का, मतलब कि आप किस चीज के बारे में रिसर्च करना चाहते हो बेसिकली। ठीक है, तो जैसे कि मेरा टाइटल है स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर एंड अंडरस्टैंडिंग एग्रेसिव बिहेवियर एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अमंग एडल्ट्स। ठीक है, कि मुझे ये फाइंड आउट करना है, स्क्रीनिंग करनी है बेसिकली, या पहचानना है कि मूड डिसऑर्डर किन किन लोगों को है, और उनका एग्रेसिव बिहेवियर को समझना, और उनकी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसी है। ठीक है, उनके पेरेंट्स के साथ उनका बॉन्ड कैसा है, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो ये मैंने टाइटल लिख दिया। देन मैं अपने पर्सनल इन्फो पे आते हैं। पर्सनल इन्फो के अंदर आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, मेरा भावना है, एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो अपना, देन फोन नंबर अपना डालोगे, देन ईमेल आईडी डालोगे। फिर आपका जो एड्रेस है RC 1 2 3, या फिर बेंगलोर का है, कर्नाटका का है, कहीं से भी आप जो कर रहे हो, ठीक है, वो आप डाल सकते हो, क्योंकि मेरा RC 3 था इसलिए मैंने RC 3 डाला हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि अपना अब यहाँ से मेरे सिनॉप्सिस स्टार्ट हो गए। सबसे पहले मैंने टाइटल डाला हुआ स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर एंड अंडरस्टैंडिंग एग्रेसिव बिहेवियर एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अमंग अडल्ट्स। ठीक है,
वही मैंने अपना डाल दिया। उसके बाद सबसे पहला जो आपकी हेडिंग आएगी वो आएगी चैप्टर 1, जो आपका आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन, जिसमें आप बताओगे कि बेसिकली मूड डिसऑर्डर क्या होता है, मतलब जो भी आपका टाइटल है उससे रिलेटेड। जैसे कि मान लो किसी का एंजाइटी है तो आप एंजाइटी के बारे में बताओगे वहां पे, ठीक है। एंजाइटी के एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा मूड डिसऑर्डर था तो मैंने मूड डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा बताया, उसके एग्जाम्पल दिए कि कितने टाइप के मूड डिसऑर्डर बेसिकली हो सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम चलेंगे इस पे। मैंने इसमें टाइप्स लिखे हुए हैं कि मूड डिसऑर्डर के कितने टाइप्स हो सकते हैं, ऐसे ही आप एंजाइटी के टाइप्स लिख सकते हो, पर जो भी आपका है। स्किज़ोफ्रेनिया, जो स्किज़ोफ्रेनिया में कौन कौन से टाइप होते हैं, किस किस टाइप का हो सकता है, ठीक है। फिर कौन कौन सी थ्योरीज है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारा बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा कि जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने इंट्रो देना है कि वो टॉपिक बेसिकली है किस चीज के बारे में, ठीक है। ये 4 पेजेस का आपका इंट्रोडक्शन होगा। आप साइड में लिख भी सकते हो कि 4 पेजेस का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, सिनॉप्सिस के अंदर। देन इसके बाद हम बेसिकली आ जाते हैं, ये भी बेसिकली मैंने जैसे कि मेरे इसमें 3 हेडिंग है ना आपकी, मूड डिसऑर्डर और एग्रेशन एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो मैंने वो तीनों चीजें यहाँ पे डाली है। थोड़ा सा मैंने मूड डिसऑर्डर के बारे में बताया, उसकी टाइप्स के बारे में, देन एग्रेशन के बारे में, देन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। उन तीनों चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। जैसे कि ये आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे कि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो होता है उसके बारे में है कि कितने टाइप की पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, या पेरेंटिंग के जो स्टाइल होते हैं वो मैंने यहाँ पे बताया कि 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। जिन लोगों ने मेरी क्लासेस देखी होंगी उनको पता भी होगा, ठीक है, मैंने ये अच्छे से समझाया भी हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिकली चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 आपका होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपका चैप्टर 2 है। इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखोगे चैप्टर 2, ठीक है। 4-5 पेजेस का आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। चाहो तो 7-8 पेजेस का भी लिख सकते हो। चैप्टर 2 के अंदर आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बेसिकली क्या चीजें आती है कि हमने बेसिकली कौन कौन सी स्टडीज हमारे टॉपिक से रिलेटेड पहले हो चुकी हैं। जैसे कि मेरा टॉपिक था पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, मैं चेक कर रही हूँ, एग्रेशन चेक कर रही हूँ, मूड डिसऑर्डर चेक कर रही हूँ। तो उन तीनों से रिलेटेड बेसिकली जो भी आपका टाइटल है उन तीनों से रिलेटेड आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है कि पहले कौन कौन सी स्टडी हो चुकी है उस टॉपिक से रिलेटेड, या कौन कौन से रिसर्च पेपर आ चुकी हैं, ठीक है। तो आप गूगल पे देख सकते हो, कोई नॉवल आप ले सकते हो, वहां से देख सकते हो, ठीक है। बाकी जितनी आप लेटेस्ट लोगे वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 2022 में कर रहे हो तो 22 के आसपास की आपको लेनी चाहिए, ठीक है। और उससे पहले कर रहे हो तो वो आप रिसेंट वाली लोगे, ठीक है। सबसे रिसेंट वाली आपने ली है, जैसे कि इसमें मैंने 2022 लगाई हुई है, ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो जब भी आप करोगे आप तब की लगा सकते हो, ठीक है, इसको बेसिकली, ठीक है। आप चेंज करके पुरानी आप ना लो तो बेटर है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है बेसिकली आपका, आप इसमें ना मिनिमम 8 तो आपको लिखनी ही होती है, मैक्सिमम आप 15 कर सकते हो, ठीक है, 15 कर लो। मिनिमम आपने बेसिकली 8 तो करनी ही है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। 8 रिसर्च पेपर के बारे में तो आपने लिखना ही है अपने टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। मैंने शायद 15 इसमें लिखी हुई है। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपका खत्म होता है जैसे ही, ठीक है। और साथ के साथ मैं एक और चीज बता दूं, आपको रेफरेंस भी लिखना होता है कि जहां से आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिया है वहां पे आपकी बेसिकली रेफरेंसेस कौन से साइट से लिया है, ठीक है, वो आप सबसे लास्ट में लिखोगे रेफरेंस में, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक आपका आता है मेथोडोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली चैप्टर 3 हमारा है जिसके अंदर हम मेथड्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम फर्स्ट एम लिखेंगे, जो हमारा टाइटल है वो लिखेंगे, ठीक है, अपनी सिनॉप्सिस का, प्रोजेक्ट का जो हम करने वाले हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। सेकंड चीज इसमें एम के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, हमारी स्टडी हम क्यों करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है हमारी स्टडी करने का, ठीक है। ये हम क्यों रिसर्च करना चाहते हैं उसका लक्ष्य क्या है। जैसे कि मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव डाले हुए हैं, तो आइडेंटिफाई द मूड डिसऑर्डर अमंग एडल्ट्स, कि मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि मूड डिसऑर्डर एडल्ट्स के अंदर होता है या नहीं है, उनको पहचानना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है, स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है। फिर सेकंड मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे रिलेशनशिप देखनी है, आइडेंटिफाई मूड डिसऑर्डर में एग्रेशन अमंग एडल्ट्स, कि जिन लोगों को मूड डिसऑर्डर है और उनमें एग्रेशन है या नहीं है, ये सब मुझे चेक करना है, ठीक है। देन मुझे देखना है कि जिनको मूड डिसऑर्डर है उनकी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसी है। देन मुझे देखना है कि जेंडर का डिफरेंस इस चीज पे पड़ता है या नहीं, कि जिन लोगों को मूड डिसऑर्डर, एग्रेशन और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे जेंडर अगर आपका चेंज है, जैसे कि मान लो मेल्स की मतलब कि मूड डिसऑर्डर अलग मिलेगा, एग्रेशन और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अलग मिलेगी,
और फीमेल्स की अलग मिलेगी, मतलब कि उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, ये सब मुझे चेक करना है। देन हाइपोथेसिस आप लिखोगे वहां पे। हाइपोथेसिस में बेसिकली आपका क्या आएगा, देन आपकी हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रही थी, एक सेकंड, ठीक है। हाइपोथेसिस आप लिखोगे वहां पे कि हाइपोथेसिस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, देयर विल बी हाफ और मोर एडल्ट्स आर सफरिंग फ्रॉम मूड डिसऑर्डर, की 50%, जिन लोगों पे मैं सर्वे कर रही हूँ उसमें से 50% लोगों को मूड डिसऑर्डर है, ये मैं मान के चलती हूँ, ठीक है। गलत भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, एक्सेप्ट भी होती है। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होती है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो आप एज्यूम करके चलते हो अपने रिसर्च करने से पहले, कि आप उसको टेस्ट करोगे अपनी रिसर्च में और पता लगाओगे कि वो सही है या नहीं, ठीक है। देन मैंने देखा सेकंड मेरी हाइपोथेसिस, देयर विल बी सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द आइडेंटिफाई मूड डिसऑर्डर एंड एग्रेशन अमंग एडोलेसेंट, कि जिनके बीच में आइडेंटिफाई मूड डिसऑर्डर है, जिन लोगों को, उनको एग्रेशन भी मिलेगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप है मतलब कि अगर जिसके अंदर मूड डिसऑर्डर बढ़ रहा है या मूड डिसऑर्डर है, उनके अंदर एग्रेशन तो है ही है, ठीक है। फिर मैंने थर्ड अपनी हाइपोथेसिस ली है कि जिनको आइडेंटिफाई मूड डिसऑर्डर है, ठीक है, मूड डिसऑर्डर है जिनको, उनकी पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप भी खराब है, ठीक है। फिर मैंने फोर्थ ली है कि देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफाई मूड डिसऑर्डर एग्रेशन एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप विद रिगार्ड टू जेंडर, कि फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर बेसिकली अलग अलग मतलब लेवल मिलते हैं मूड डिसऑर्डर, एग्रेशन और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये चारों हाइपोथेसिस मुझे अपनी स्टडी में बेसिकली चेक करनी है, ठीक है। देन हाइपोथेसिस के बाद आपका जो फोर्थ मतलब कि आएगा इसके अंदर, जो आपका चैप्टर 3 है उसमें फोर्थ पॉइंट, फोर्थ हेडिंग आएगी, वो आएगी ऑपरेशनल डेफिनेशन, जैसे कि मूड डिसऑर्डर की आप यहाँ पे दोगे, मतलब कि जो भी आपका टाइटल होगा उसकी डेफिनेशन दोगे, जैसे कि मेरा था मूड डिसऑर्डर, एग्रेशन एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, मैंने उन तीनों की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। जो फेमस डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और ब्रैकेट में उन डेफिनेशन के साथ उसकी ऑथर का नाम जरूर लिख सकते हो, ठीक है, ऑथर का नाम और कौन से सन में उन्होंने दी थी। देन आपका सैंपल क्या रहेगा, आपको बेसिकली जो स्टडी करनी है वो किस चीज पे करनी है, ठीक है, वो आपको अब लिखना है। सैंपल आप लिख सकते हो, जैसे मैंने बेसिकली ऑनलाइन सर्वे किया था, और जो जिन लोगों पे मैंने किया था उनकी एज 18 to 34 थी, तो आप लिखोगे कि यहाँ पे कि बेसिकली मैं किन लोगों पे सर्वे करना चाहती हूँ, ठीक है, और कैसे करना है मुझे, ठीक है, और फीमेल कितने होंगे, मेल कितने होंगे उसमें, ठीक है, टोटल कितने लोगों पे मुझे सर्वे करना है, वो सारा आप यहाँ पे लिखोगे। देन आपका रिसर्च डिजाइन आ जाता है। रिसर्च डिजाइन बेसिकली क्या होता है, पहले मैं आपको सैंपल बता दूं। सैंपल क्या होता है, कि सैंपल बेसिकली पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है। जिन पॉपुलेशन पे हम सर्वे करना चाहते हैं, तो हम हर एक पर्सन पे जाके, मतलब कि मान लो कि किसी सिटी में मान लो कि मतलब कि 1 लाख लोग रहते हैं, 1 लाख लोगों पे करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम उसका छोटा सा पार्ट ले लेते हैं जिसपे हम स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसको हम सैंपल बोलते हैं, ठीक है। देन आपका रिसर्च डिजाइन आ जाता है। रिसर्च डिजाइन बेसिकली क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है कि हमने अपनी जो रिसर्च है वो कैसे करनी है, तो आपको फिर रिसर्च डिजाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है और कैसा आपका रिसर्च डिजाइन रहेगा, ठीक है, आपकी रिसर्च का वो सारा आप लिखोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे क्या क्या करना है, मेरे ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मुझे एनालाइज क्या क्या करना है, ठीक है। फिर आप टूल्स लिख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन कौन से स्किल्स आप यूज करोगे अपनी स्टडी में, ठीक है। जब आप सर्वे करोगे, ऑब्वियसली बात है, जब आप सर्वे करोगे, रिसर्च करोगे, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आयर या स्किल्स आप यूज करोगे, स्किल्स बोलते हैं क्वेश्चन आयर्स को, ठीक है। जैसे कि ऑब्वियसली बात है, मैं मूड डिसऑर्डर मेरे को चेक करना है, स्क्रीनिंग करनी है मूड डिसऑर्डर की, तो मैंने मूड डिसऑर्डर क्वेश्चन आयर लिया है, जो कि हिर्शफील्ड ने दिया है 2000 के अंदर, और जिसमें क्वेश्चन नंबर है बेसिकली 5 क्वेश्चन नंबर, टोटल क्वेश्चन है 5, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर मतलब कि शायद 11 थे, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मतलब कि वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन थे, मतलब कि एक जो मेन क्वेश्चन था उसके अंदर 11 शायद सब क्वेश्चन थे, ठीक है, इस टाइप से। तो टोटल शायद 15 क्वेश्चन के आसपास थे। फिर आप उसकी रिलायबिलिटी लिख सकते हो, वैलिडिटी लिख सकते हो, क्या है। फिर एग्रेशन क्वेश्चन आयर आपको लेना है, जो कि बस एंड पैरी एग्रेशन, मतलब कि जो मेरा टाइटल था वो एग्रेशन का था, इसलिए मैंने एग्रेशन लिया। आपका एंजाइटी का है तो आप एंजाइटी का स्केल लोगे, ठीक है। स्किजोफ्रेनिया चेक करने का स्किजोफ्रेनिया का लोगे, ऑटिज्म चेक करने का है तो ऑटिज्म का स्केल लोगे, ठीक है, ऑटिज्म क्वेश्चन आयर लोगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी सिनॉप्सिस की बात की कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने एग्रेशन लिया है, क्योंकि मेरे टाइटल में एग्रेशन है, तो जो कि मैंने लिया है बस एंड पैरी एग्रेशन स्किल, जो 1992 में दिया था, इसमें 29 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसकी मैंने रिलायबिलिटी लिखी है। देन आपका जो मेरा थर्ड टॉपिक था इसके अंदर, थर्ड हेडिंग थी, वो थी साइकोलॉजिकल स्केल लिया था मैंने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सर्वे के ऊपर, जो कि फाइन बर्लियन
क्यूबल ने दिया था 1985 में, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 थे, ठीक है। इसकी रिलायबिलिटी आपने लिखनी है। फिर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूल्स। अब मुझे बताना है डिटेल में, डिस्क्रिप्शन देनी है। जैसे कि मैंने मूड डिसऑर्डर क्वेश्चन आया सबसे पहले दिया, जिसमें 5 बेसिकली आपके क्वेश्चन थे। ये सेल्फ रिपोर्टिंग स्केल है, ठीक है। वो सारा मैंने लिखना है कि कितना टाइम इसको करने में लगता है और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। जैसे इसमें मैंने मेंशन किया है कि इसकी स्कोरिंग कैसे करनी है, ठीक है। स्कोरिंग कैसे करनी है, जैसे फर्स्ट हेडिंग में बेसिकली यहाँ पे 13 आइटम है, ठीक है। उसकी स्कोरिंग कैसे करनी है वो सारा मैंने दिया है कि ठीक है, कि उनको मूड डिसऑर्डर है या नहीं है, वो कैसे हमें पता चलेगा, वो सारा यहाँ पे लिया है। फिर मैंने एग्रेशन क्वेश्चन जो है उसके अंदर मैंने दिया है कि इसके अंदर सब एग्रेशन भी है, जैसे फिजिकल एग्रेशन, वर्बल एग्रेशन, एंगर, हॉस्टैलिटी, ठीक है। 4 फैक्टर हैं। अब इसकी हमने बेसिकली स्कोरिंग कैसे करनी है, ठीक है, क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सर्वे की स्कोरिंग करनी है, इसमें 24 आइटम है, उसकी स्कोरिंग कैसे होगी, नेगेटिव क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है, कौन सा स्केल यूज हुआ है, वो सारा यहाँ पे लिखना है। फिर हमारी बात आ जाती है नेक्स्ट हेड की, डाटा एनालिसिस की। डाटा एनालिसिस के अंदर हम लिखते हैं कि हमने जो डेटा कलेक्ट करेंगे सर्वे के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, वो हम बेसिकली उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, उसका बेसिकली हम पता कैसे निकालेंगे, रिजल्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। डाटा एनालिसिस के लिए मैंने कोरिलेशन मेथड यूज किया है और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट मेथड यूज किया है। कोरिलेशन मतलब कि हम रिलेशनशिप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे मेरी बेसिकली हाइपोथेसिस थी ना कि मुझे पॉजिटिव रिलेशनशिप देखनी है या नेगेटिव देखनी है, उसके लिए, ठीक है। तो कोरिलेशन बेसिकली 2 चीजों में आपको रिलेशन देखना होता है, तो आप कोरिलेशन मेथड यूज करते हो। यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट मेथड यूज किया। टी टेस्ट का मतलब होता है जब आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना होता है किसी चीज में, ठीक है, तो आप टी टेस्ट मेथड यूज कर सकते हो। तो वो चीजें मैंने यहाँ पे यूज की है, ठीक है। आप बता यहाँ पे आप लिखोगे बेसिकली डाटा एनालिसिस के लिए आपने कौन सा टूल यूज किया है, जैसे कि मैंने कोरिलेशन और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज किया है, वो चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आप यूज करोगे अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आएगा एक्सपेक्टेड आउटकम, कि आपकी स्टडीज की एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगी, जो आप प्रोजेक्ट करोगे या जो आप रिसर्च करने वाले हो, उससे आपको क्या क्या आउटकम्स मिल सकती है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स आपकी क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि जो मेरी स्टडी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसर जो होते हैं अमंग एडोलेसेंट के बीच में, वो हमें पता चलता है। और कोरिलेशन मूड और एग्रेशन के बीच में कैसा होता है, या फिर हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं अगर हमें पता चल जाएगा, वो सारी चीजें। इसका मतलब कि ये फायदा भी होता है बेसिकली स्टडी करने का, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। फिर लास्ट पॉइंट जो आपका आता है वो आता है रेफरेंसेस, ठीक है। रेफरेंसेस बेसिकली आपकी क्या होती है कि कौन कौन सी साइट का आपने यूज किया है। जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमने बेसिकली 12 और 15 मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखे हैं, जो रिसर्च पेपर है उससे हमने लिखा है। तो उसमें मैंने बेसिकली यहाँ पे एपीए फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस लिखे हैं कि ये मैंने इस नॉवल से लिया है या इस वेबसाइट से लिया है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। जैसे कि एंडरसन ने बेसिकली ये उसके ऑथर हैं, ह्यूमन एग्रेशन की बात की थी, ठीक है, कब की थी, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। तो अगर आपको चेक करना हो तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो इस लिंक को, ठीक है। किसी को जैसे पढ़ना है मान लो, या आप यहाँ से कॉपी करके और आप अपने गूगल की जो वो आता है ना, बेसिकली आपका सर्च बार आता है, आप उसमें पेस्ट करके उसको एंटर करके सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें रेफरेंसेस लिखी है। और आपको एक और चीज जो ध्यान देनी है वो ये देनी है कि जो रेफरेंसेस होने चाहिए वो बेसिकली आपकी ए टू जेड फॉर्मेट में होने चाहिए, अल्फाबेटिकल अरेंज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ए है, देन बी है, ठीक है, फिर आपका सी, डी, ई, इस टाइप से होना चाहिए। आप देख रहे हो ना मेरे रेफरेंसेस ऐसी हैं, ई के बाद एफ आ रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी, ठीक है। सबसे लास्ट में एम, एन, ठीक है, पी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। फिर सबसे लास्ट में आप लगा सकते हो या सबसे फ्रंट में लगा सकते हो, जो जो अपेंडिक्स सिनॉप्सिस के साथ आपको लगानी पड़ेगी। अपने गाइड से सिग्नेचर कराओगे ना, तो किस में कराओगे, अपेंडिक्स में कराओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको बेसिकली अपेंडिक्स आपकी हैंडबुक में मिल जाएंगी। तो अपेंडिक्स नंबर 1 आपको लगानी है, जिसका मतलब कि परफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, ठीक है। परफॉर्मा क्या होता है वो आपको लगाना है। यहाँ पे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी या मेरी गाइड की इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर दिया है। देन आप परफॉर्मा नंबर 2 लगाओगे, अपेंडिक्स सेकंड जो है फॉर्मेट फॉर सिनॉप्सिस इवैल्यूएशन, कि अगर आप हार्ड कॉपी सबमिट करते हो तो वो यहाँ पे आपके दे सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स आपको इस चीज में मिले हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, रेशनल ऑफ स्टडी, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस में, सैंपल में, टूल्स में, डाटा एनालिसिस में एंड रेफरेंस में। ये वही हेड है जो बेसिकली हमने सिनॉप्सिस के अंदर लिखने हैं, ठीक है, उनके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। देन अपेंडिक्स 3 आप अटैच करोगे, गाइडलाइंस फॉर सिनॉप्सिस इवैल्यूएशन, ये आपकी गाइड के लिए होती है, ठीक है।
सॉरी गाइड के लिए नहीं होती, जो आपकी सिनॉप्सिस चेक कर रहा होता है उसके लिए होते हैं, इवैल्यूएटर जो होता है आपका सिनॉप्सिस इवैल्यूएटर उसके लिए। देन अपेंडिक्स नंबर 4 होता है कंसेंट लेटर ऑफ गाइड, ठीक है। इसके अंदर आप लिखोगे कि आपका जो कंसेंट लेटर होगा ना गाइड का, कि हाँ मैं मतलब कि अप्रूव करता हूँ, या फिर आपकी मतलब जो सिनॉप्सिस है वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, और मैं मतलब कि इस बच्चे की सिनॉप्सिस के लिए उसको गाइड करने के लिए तैयार हूँ, वो सारा वो कंसेंट लेटर होता है गाइड का, ठीक है। उसमें गाइड की इन्फॉर्मेशन आती है बेसिकली आपको। देन अपेंडिक्स नंबर 5 आप लिखोगे, जिसके अंदर फॉर्मेट ऑफ बायोडेटा है गाइड का, कि जो गाइड की इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर आ जाएगी, कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, कितनी उसने स्टडी की हुई है, वो सारी आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो 1 टू लेके 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सारी अपेंडिक्स आपकी अटैच होगी सिनॉप्सिस के अंदर। ये अप्रूव आपकी हो जाती है सिनॉप्सिस, जब आप कंप्लीटली अप्रूव हो जाती है, उसके बाद बात आती है किसकी, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की। फिर आप डेटा कलेक्शन स्टार्ट करोगे, और डेटा कलेक्शन आपका हो जाएगा, फिर आप डेटा एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करोगे, रिजल्ट निकालोगे, फाइंडिंग करोगे, ठीक है, कंक्लूजन पे पहुंचोगे। फिर आपको जो प्रोजेक्ट होगा वो भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, बेसिकली बताऊंगी आपको कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना होता है। अभी आपको क्या ध्यान देना है, बेसिकली जो स्नॉप्सिस कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए ये है कि स्नॉप्सिस आपको कैसे बनानी है। नेक्स्ट क्लास में जो मैं वीडियो बेसिकली बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगी, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना होता है, ठीक है, कौन कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हो, किस तरीके से आपको डेटा एनालिसिस करना होता है वो भी बताऊंगी, और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिएगा, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके और उनके माइंड में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके, ठीक है। और सबसे पहली बात जो मैं आपको बताती हूँ वो, कि आपको अपना गाइड चूज करना पड़ेगा सबसे पहले, जब आप प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गाइड चूज करो, वो आपको गाइड कर देगा, हेल्प कर देगा आपकी, कि आपको कैसे लिखनी है, ठीक है। आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, आपका मतलब कि सारी चीजें जो भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो टॉपिक है वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि इस पे आप रिसर्च कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं पसंद आता है, अपना जो रिसर्च का टॉपिक है आप उसको चेंज करवा सकते हो, ठीक है, किसी और चीज पे रिसर्च कर सकते हो। तो अपने गाइड की हेल्प से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज में, कौन से एरिया में इंटरेस्ट है, बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर आप उस पर रिसर्च करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना गाइड चूज करना है, वो आपकी सिनॉप्सिस बनवाएगा आपसे, उसको चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद आप सिनॉप्सिस को सबमिट करोगे उनसे साइन करा के, देन आपकी अप्रूवल आती है, अप्रोक्स 2 और 3 मंथ में अप्रूवल आ जाती है, देन आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो। तो ये वीडियो सिनॉप्सिस तक है, तो फिर मैं प्रोजेक्ट का तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो धन्यवाद, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ओके बाय।